एक ऐसा इंसान जिसने अपने अपमान का बदला एक पूरा साम्राज्य बनाकर लिया। हम बात कर रहे हैं महान रणनीतिकार चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए उनकी सोच की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनकी सदियों पुरानी रणनीतियां आज भी कितनी काम की हैं। चाणक्य की दुनिया की ये बस एक झलक है। उनका मानना था कि एक दुष्ट इंसान एक जहरीले सांप से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां भावनाओं से ज्यादा विश्लेषण को और कड़वी सच्चाई को अहमियत दी जाती थी। देखिए, चाणक्य सिर्फ कोई सलाहकार नहीं थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने और ना जाने कितने ही विषयों के महारथी थे। लेकिन उनकी सबसे खास कला थी समुद्र शास्त्र, मतलब किसी का चेहरा पढ़कर उसके मन की बात जान लेना। और शायद यही वो हुनर था जिसने उन्हें इंसानी फितरत का इतना बड़ा पारखी बना दिया। तो उस वक्त चाणक्य की अखंड भारत के सपने के सामने दो बहुत बड़े पहाड़ खड़े थे। एक तरफ था बाहरी खतरा, पूरी दुनिया जीतने निकला सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और दूसरी तरफ था अंदर का खतरा, मगध का राजा धनानंद, जो अपनी ही प्रजा को लूट रहा था। मतलब जनता के टैक्स का पैसा जुए, शराब और अय्याशी पर उड़ाया जा रहा था। तो चाणक्य ने सोचा कि देश को बचाना है और वो धनानंद को सिकंदर के खतरे के बारे में समझाने पहुंचे। उन्होंने राजा को उसका फर्ज याद दिलाया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर धनानंद को ये सलाह अपनी बेइज्जती लगी। उसने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया, उनकी शिखा यानी चोटी पकड़कर खींचा और उन्हें धक्के मारकर दरबार से बाहर फेंकवा दिया। वो अपमान चाणक्य के अंदर आग की तरह फैल गया, लेकिन उन्होंने अपने उस भयंकर गुस्से को सिर्फ बदले की भावना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक राष्ट्र बनाने के संकल्प में बदल दिया। उन्होंने कसम खाई, और ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का और एक नए धर्म पर चलने वाले शासन की नींव रखने का। तो अपनी कसम और युवा चंद्रगुप्त के जोश में चाणक्य ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने सीधा मगध की राजधानी, जो सत्ता का केंद्र थी, उस पर हमला बोल दिया। और नतीजा, धनानंद की विशाल सेना ने कुछ ही घंटों में उनकी छोटी सी सेना को मसल कर रख दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त को जान बचाकर भागना पड़ा। ये हार बहुत बड़ी थी, पर शायद यही सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी थी। हार के बाद जब वो दोनों एक झोपड़ी में छिपे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। चाणक्य को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था, और ये सबक उन्हें किसी किताब से नहीं बल्कि एक गर्म खिचड़ी के कटोरे से मिला। कैसे? हुआ ये कि झोपड़ी के अंदर एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी। अरे मूर्ख, खिचड़ी बीच से खाएगा तो हाथ तो जलेगा ही ना, किनारे से खा जहाँ ठंडी है। ये मामूली से शब्द चाणक्य के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। उन्हें अपनी गलती साफ साफ दिख गई। वो भी तो उस बच्चे की तरह सीधे साम्राज्य के गर्म केंद्र यानी राजधानी पर हमला कर रहे थे, जबकि उन्हें ठंडे और कमजोर बाहरी इलाकों से शुरुआत करनी चाहिए थी। उस एक सबक ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब चाणक्य के पास एक नहीं बल्कि 7 रणनीतियां थीं। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे एक साथ कई मोर्चों पर काम करने के लिए बनाया गया था। और पहली रणनीति? बिल्कुल वही खिचड़ी वाला सबक। उन्होंने मगध के शक्तिशाली केंद्र को छोड़ दिया और उन बाहरी राज्यों पर हमला करना शुरू किया जहां धनानंद का कंट्रोल कमजोर था। एक एक करके इन इलाकों को जीतते गए और धीरे धीरे राजधानी के चारों तरफ घेरा कसने लगे। अब ये चाणक्य की सबसे, कह सकते हैं, खतरनाक और दुस्साहसी चालों में से एक थी। उन्होंने विष कन्याओं की एक सेना तैयार की। ये ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से जहर की छोटी छोटी डोज देकर बड़ा किया जाता था, जिससे उन पर जहर का असर ही खत्म हो जाता था। उनका एक चुंबन दुश्मन राजाओं और सेनापतियों के लिए मौत का पैगाम बन जाता था। ये युद्ध के नियमों से परे की बात थी। चाणक्य को पता था कि असली लड़ाई मैदान से पहले दिमाग में जीती जाती है। इसलिए उन्होंने जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता था, अफवाहें फैलाता था और दुश्मन के खेमे में ही फूट डाल देता था। वो गुस्से से ज्यादा विश्लेषण पर भरोसा करते थे, और उनका सिस्टम ऐसा था कि वो अपने जासूसों पर नजर रखने के लिए भी जासूस रखते थे। एक साम्राज्य आखिर खड़ा किस पर होता है? लोगों पर। चाणक्य ने काबिलियत को सबसे ऊपर रखा और 8 लाख लोगों की एक जबरदस्त सेना बनाई। उनके यहाँ चापलूसों के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। सिर्फ काबिल और बुद्धिमान लोगों को ही चुना जाता था।
क्योंकि उनका मानना था कि एक दुष्ट आदमी एक जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहली हार ने उन्हें एक बहुत कीमती सबक सिखाया था। प्लान बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब वो सीधे बड़ा हमला नहीं करते थे। पहले छोटे छोटे हमले करके अपनी सेना को प्रैक्टिस करवाते, अपनी रणनीति को परखते, और जब पूरी तरह से पक्का हो जाता तभी बड़ा हमला करते। ये एक तरह से आज का टेस्ट करो फिर लॉन्च करो वाला मॉडल था। चाणक्य ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे थे। नहीं, उन्होंने कूटनीति का ऐसा खेल खेला कि धनानंद के दुश्मन उनके दोस्त बन गए। सोचिए, कश्मीर के राजा परवर्तक से लेकर कई यूनानी राजा पोरस की सेना और तो और समुद्री डाकुओं तक को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उन्होंने सबको एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक कर दिया। और इन सारी रणनीतियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक ऐसी सेना खड़ी कर ली थी जो अब धनानंद की सेना से 4 गुना बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर थी। 4 गुना! अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। तो ये था चाणक्य का मास्टर प्लान, उनका ब्लूप्रिंट। दुश्मन की कमजोरी पर वार करो, लीक से हटकर सोचो, जानकारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, टीम में सिर्फ काबिल लोगों को रखो, प्रैक्टिस करो और एकता बनाओ। इन्हीं उसूलों ने एक मामूली इंसान को सम्राट और एक शिक्षक को साम्राज्य निर्माता बना दिया। तो ये सफर एक अपमान से शुरू हुआ था। एक साधारण सी खिचड़ी की कटोरी ने रास्ता दिखाया, 7 शक्तिशाली रणनीतियों ने जमीन तैयार की और अंत हुआ नंद वंश के पतन और एक नए मौर्य साम्राज्य के उदय पर। चाणक्य की ये रणनीतियां सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज के भारत को अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के चाणक्य की जरूरत है।